नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की गहराइयों में उतरने वाले हैं, लगभग 2600 साल पीछे प्राचीन भारत के उस दौर में जब इतिहास एक जबरदस्त मोड़ ले रहा था। ये 16 महाजनपदों के उदय का समय था। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो नक्शों और तस्वीरों से भरे हुए हैं और आज हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। इन स्रोतों के हर पन्ने को, हर एक तथ्य को विस्तार से समझना ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। ये उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। पर सच कहूं तो ये कहानी हम सबके लिए है, ये जानने के लिए कि भारत का विचार सबसे पहले कैसे गढ़ा गया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वो दौर था जिसे भारत की दूसरी शहरी क्रांति भी कहते हैं। छोटे छोटे कबीले अब बड़े बड़े राज्यों में बदल रहे थे। अच्छा। और ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये एक पूरी सामाजिक और आर्थिक क्रांति थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े और शक्तिशाली राज्य बनने लगे? स्रोतों के मुताबिक इसके पीछे एक ही चीज थी, एक तकनीक। हाँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो थी लोहा। लोहा? जी, इसे हम लोहे की क्रांति कह सकते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंत में जब पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के विशाल भंडार मिले और लोगों ने उसे इस्तेमाल करना सीख लिया, तो समझ लीजिए कि पूरा गेम ही बदल गया। गेम कैसे बदला? मतलब एक धातु में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि वो पूरे समाज का, राजनीति का, सबका नक्शा ही बदल दे? देखिए, इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। स्रोत इसे 4 हिस्सों में समझाते हैं। सबसे पहले तो आई खेती-बाड़ी में क्रांति। अच्छा। गंगा के मैदानों की जमीन बहुत उपजाऊ थी, पर कठोर भी थी। लोहे के फाल वाले हल ने उसकी गहरी जुताई मुमकिन कर दी। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि अनाज का उत्पादन जरूरत से कहीं ज्यादा होने लगा, जिसे हम कहते हैं अधिशेष उत्पादन या सरप्लस प्रोडक्शन। और मुझे लगता है जब पेट भरने की चिंता खत्म होती है तभी सभ्यता के विकास के लिए दिमाग और वक्त मिलता है। यहीं से दूसरा पॉइंट आता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब आपके पास जरूरत से ज्यादा अनाज हो तो आप उससे उन लोगों का पेट भर सकते हैं जो खेती नहीं कर रहे। जैसे कि सैनिक, प्रशासक, कारीगर, और यहीं से उदय हुआ सैन्य शक्ति का। लोहे के हथियार, भाले, तलवारें, तीरों के सिरे, ये पत्थर या तांबे के हथियारों से कहीं ज्यादा घातक थे। तो अब राजा इस अतिरिक्त अनाज को टैक्स के रूप में लेकर एक स्थायी सेना रख सकता था। एक स्थायी पेशेवर सेना और एक पूरा प्रशासनिक तंत्र, ये सब उसी अधिशेष अनाज से संभव हुआ। ठीक है, खेती और हथियार, ये दोनों बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन स्रोतों में एक तीसरा बिंदु है, निष्ठा में बदलाव। ये थोड़ा मतलब इसका जमीन पर क्या मतलब था? ये सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था। देखिए, इससे पहले लोगों की पहचान और उनकी वफादारी अपने जन यानी अपने कबीले या खानदान से होती थी। मतलब वो कहते थे कि मैं भारत जन का हूँ या पुरु जन का हूँ। बिल्कुल, लेकिन अब उनकी पहचान जमीन के एक टुकड़े से जुड़ गई। उनकी निष्ठा, उनकी वफादारी अपने जनपद यानी अपने इलाके के प्रति हो गई। तो ये जो सफर था कबीले से साम्राज्य तक का, ये कैसे तय हुआ? क्या ये एक क्रम में हुआ? जी, ये एक क्रमिक विकास था। स्रोत एक बहुत साफ फ्लोचार्ट दिखाते हैं। सबसे छोटी इकाई थी कबीला, मतलब एक वंश के लोग। ठीक है। कई कबीले मिलकर बनाते थे ग्राम, कई ग्रामों का समूह कहलाता था जन। और जब इस जन ने एक खास जमीन पर बसकर उस पर अपना हक जमा लिया तो वो बन गया जनपद। इसका शाब्दिक अर्थ ही है जहां जन ने अपना पैर रखा। और फिर जब इन जनपदों में से कोई एक दूसरों से ज्यादा ताकतवर होकर उन्हें जीतने लगा तो वो महाजनपद बन गया। सही, मतलब एक साम्राज्य। स्रोत में एक बहुत अच्छी तुलना की गई है कि जैसे आज गांव, जिला, राज्य और फिर राष्ट्र होता है, कुछ वैसा ही ढांचा था ये। हाँ, ये समझने में काफी मदद करता है। अच्छा, इन 16 महाजनपदों की इतनी सटीक जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? कौन से ग्रंथ हैं? देखिए, मुख्य रूप से 2 ग्रंथ हैं जो उस दौर के सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। एक है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और दूसरा है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। दोनों में इन 16 महाजनपदों की लिस्ट दी गई है। कुछ नामों में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन ज्यादातर नाम कॉमन है। और अगर हम नक्शे पर देखें तो ये कहाँ-कहाँ फैले हुए थे? क्योंकि भूगोल तो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, भूगोल ही तो इतिहास की दिशा तय करता है। इनका फैलाव उस समय के पावर सेंटर्स को दिखाता है। सबसे ज्यादा 8 महाजनपद आज के उत्तर प्रदेश में थे। गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान,
हाँ, बिहार में 3 थे जहां लोहे के भंडार और ताकतवर राजा थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक-एक था। और दक्षिण भारत में भी एक था जो काफी दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प। और 2 महाजनपद तो उस समय के भारत की सीमाओं के भी बाहर थे, आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान में। चलिए, तो फिर एक-एक करके इन सभी खिलाड़ियों से मिलते हैं। शुरुआत बिहार से करते हैं, जो इस कहानी का आखिरी विजेता बनने वाला था। बिहार में 3 बड़े खिलाड़ी थे। पहला और सबसे अहम मगध। इसकी राजधानी पहले राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा एक प्राकृतिक किला था, और बाद में बनी पाटलिपुत्र। ये 16 महाजनपदों का बाहुबली था। बिल्कुल। दूसरा था अंग, राजधानी चंपा। महाभारत के अंगराज कर्ण का संबंध इसी क्षेत्र से जोड़ा जाता है। और तीसरा वाला सबसे अनोखा है, वज्जी। हाँ, वज्जी। इसकी राजधानी वैशाली थी। ये किसी एक राजा का राज्य नहीं था, बल्कि 8 जनपदों का एक संघ था, एक तरह का प्राचीन रिपब्लिकन गठबंधन। अच्छा, एक संघ। जी, इसमें लिच्छवी कबीला सबसे ताकतवर था। और ये जानना बहुत जरूरी है कि लिच्छवियों ने ही दुनिया के पहले गणतंत्रों में से एक की स्थापना की थी। मतलब एक तरफ मगध की तानाशाही और दूसरी तरफ वज्जी का लोकतंत्र। एक तरह से हाँ, ये विचारधारा की भी लड़ाई थी। अब बिहार से चलते हैं सत्ता के असली केंद्र उत्तर प्रदेश में, जहां 8 महाजनपद थे। ये तो बहुत भीड़-भाड़ वाला इलाका लगता है। बिल्कुल, यही असली मुकाबला था। इनको हम कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं समझने के लिए। पहले वो जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाने जाते थे, जैसे काशी, राजधानी वाराणसी, ज्ञान, धर्म और व्यापार का सदियों पुराना केंद्र। फिर कौशल, राजधानी श्रावस्ती, ये भगवान राम की अयोध्या वाला क्षेत्र है। और तीसरा मल। हाँ, मल, जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत पवित्र जगह है, क्योंकि यही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है। और कुछ ऐसे भी थे जिनका सीधा कनेक्शन महाभारत की कहानी से है। ये नाम तो आज भी बहुत जाने पहचाने हैं। जी हाँ, जैसे कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ, यानी आज की दिल्ली मेरठ का इलाका। पांडवों और कौरवों की पूरी कहानी इसी जमीन पर हुई। और पांचाल, ये एक बटा हुआ राज्य था। उत्तरी राजधानी अहेच्छत्र और दक्षिणी राजधानी कांपिल्य। द्रौपदी यहीं की राजकुमारी थीं, इसीलिए उन्हें पांचाली भी कहते हैं। सही। और शूरसेन, राजधानी मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। और फिर था चेदी, राजधानी शक्तिमती, जो आज का बुंदेलखंड का इलाका है। महाभारत में शिशुपाल यहीं का राजा था। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश से 8वां था वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, आज के प्रयागराज के पास। यमुना नदी के किनारे एक बड़ा व्यापारिक केंद्र। तो सत्ता का केंद्र तो गंगा के मैदानों में ही था, लेकिन खेल में और भी खिलाड़ी थे। पश्चिम की तरफ भी तो एक बड़ा दावेदार था। आप अवंती की बात कर रही हैं? हाँ। अवंती आज के मध्य प्रदेश में था, और ये भी एक बटा हुआ राज्य था। उत्तरी राजधानी थी विश्व प्रसिद्ध उज्जैन, और दक्षिणी राजधानी थी माहिष्मती। बाहुबली वाली माहिष्मती। हाँ, वही। अवंती अपनी सैन्य शक्ति के लिए मशहूर था, और मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। और इसी के पड़ोस में राजस्थान में था मत्स्य महाजनपद, राजधानी विराटनगर, आज के जयपुर के पास। कहते हैं पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 साल यहीं बिताया था। अब चलते हैं सीमाओं की तरफ। दक्षिण में जो एक महाजनपद था वो थोड़ा अलग थलग सा लगता है। हाँ, ये बहुत खास है। अश्मक ही दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद था। राजधानी थी पोतन या पोटली, और ये गोदावरी नदी के किनारे बसा था। तो इसका मतलब ये है कि उत्तर भारत की राजनीतिक लहरें विंध्य पर्वत को पार कर रही थीं। बिल्कुल। और अब उत्तर पश्चिम के सीमांत प्रदेश, जो भारत को बाकी दुनिया से जोड़ते थे। पहला गांधार, राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला उस समय दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक थी। चाणक्य जैसे विद्वान यहीं पढ़ाते थे। और हाँ, महाभारत का शकुनी यहीं का राजकुमार था। और दूसरा था कंबोज, राजधानी हाटक। ये आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान में था, और अपने बेहतरीन घोड़ों के लिए पूरे भारत में मशहूर था, जो एक अच्छी सेना के लिए बहुत जरूरी थे। बहुत जरूरी। ये तो काफी विस्तृत जानकारी हो गई। चलिए एक बार इसे तेजी से दोहराते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। मैं नाम बोलूंगी, आप राजधानी और उसके एक खास पहचान बताइए। जरूर। मगध, राजगृह, सबसे ताकतवर। अंग, चंपा, बिहार में। वज्जी, वैशाली, दुनिया का पहला गणतंत्र। काशी, वाराणसी, ज्ञान का केंद्र। वत्स, कौशाम्बी, व्यापारिक केंद्र। कौशल, श्रावस्ती, राम की अयोध्या। मल, कुशीनगर, बुद्ध का निर्वाण स्थल। पांचाल, अहिच्छत्र और कांपिल्य, द्रौपदी का घर। चेदी,
शक्तिमती बुंदेलखंड, कुरु, इंद्रप्रस्थ महाभारत का केंद्र, शूरसेन, मथुरा कृष्ण की नगरी, अवंती, उज्जैन और माहिष्मती मगध का प्रतिद्वंदी, मत्स्य, विराटनगर राजस्थान में, अश्मक, पोतन, दक्षिण का इकलौता, गांधार, तक्षशिला, शिक्षा का गढ़, हाँ, और आखिर में कंबोज। हाटक, बेहतरीन घोड़ों के लिए मशहूर। बेहतरीन। तो अब हमारे सामने एक तस्वीर है, 16 ताकतवर राज्य। लेकिन क्या इनके बीच शांति थी? बिल्कुल नहीं। ये प्राचीन भारत का गेम ऑफ थ्रोन्स था। स्रोतों से साफ पता चलता है कि इनमें लगातार लड़ाइयां चलती रहती थीं। हर कोई अपनी सीमा बढ़ाना चाहता था, संसाधनों पर कब्जा करना चाहता था। हाँ, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लड़ाई थी, जहां कमजोर के लिए कोई जगह नहीं थी। और इस गेम ऑफ थ्रोन्स का विजेता कौन बना? अंत में सिर्फ एक विजेता था, मगध। और इसकी वजह क्या थी? वजह बहुत साफ थी। पहली, इसकी भौगोलिक स्थिति। राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक प्राकृतिक किला थी। दूसरा, नदियां। गंगा और सोन नदियों से व्यापार और सेना की आवाजाही आसान थी। और सबसे बड़ी वजह संसाधन। सबसे बड़ी वजह, झारखंड के जंगलों से लड़ने वाले हाथी मिलते थे और गया के पास लोहे के वो विशाल भंडार थे जो किसी और के पास नहीं थे। लोहा उस युग का तेल था और मगध के पास उसके सबसे बड़े कुएं थे। और साथ में बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी और कह सकते हैं क्रूर शासक भी थे। बिल्कुल। इन सब चीजों ने मिलकर मगध को वो अजेय शक्ति बना दिया जिसने धीरे धीरे बाकी सभी महाजनपदों को अपने अधीन कर लिया और भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। और यहीं से भारत के इतिहास का अगला अध्याय शुरू होता है, मगध साम्राज्य का उदय।